हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों आपको जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमने पिछली वीडियो से यूनिट 9 स्टार्ट कर दी है जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो दोस्तों इसमें हमारा लेक्चर नंबर 2 है ना। दोस्तों इसमें हम दोस्तों संक्रमण तत्वों के सभी गुण पढ़ेंगे। संक्रमण तत्वों के जितने गुण होते हैं वो सभी गुण आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों संक्रमण तत्वों के जो गुण हैं वो तो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, साथ में दोस्तों संक्रमण तत्वों के अंदर से भी एक क्वेश्चन निकलता है या 2 या 3 क्वेश्चन निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? तो दोस्तों उसमें से हमारा एक क्वेश्चन एक ऐसा ही बनता है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों, ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि संक्रमण तत्व कम क्रियाशील होते हैं क्यों, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों मैं संक्रमण तत्वों के सभी गुण कंप्लीट कराऊंगा ही आपको, साथ में जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर से बनते हैं उन क्वेश्चनों को भी मैं कंप्लीट आज की वीडियो में करा दूंगा। तो दोस्तों इससे पहले यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, है ना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों संक्रमण तत्वों के गुणों में सबसे पहले हम संक्रमण तत्वों के गुणों को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों संक्रमण तत्वों में हमारा पहला गुण है धात्विक गुण। धात्विक गुण मतलब कहने का मतलब ये है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो धातु होते हैं। क्यों होते हैं ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। तो दोस्तों आप यहीं पर एक क्लियर पॉइंट करो कि देखो धातु का मतलब दोस्तों ये होता है धनायन। धातु का मतलब क्या होता है? धनायन होता है। मतलब जो तत्व धातु होते हैं वो धनायन का निर्माण करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं। और जो तत्व अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं, है ना। तो यदि दोस्तों संक्रमण तत्व धनायन का निर्माण करते हैं तो ये धातु होते हैं, है ना। तो अब हम इस पॉइंट को देखते हैं। तो हमारा पॉइंट है धात्विक गुण। तो दोस्तों क्या है? सभी संक्रमण तत्व, जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं सभी संक्रमण तत्व धात्विक, यहाँ का है धात्विक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी तत्व में, ठीक है। तो ध्यान रखना सभी संक्रमण तत्वों के बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करते हैं, जिन्हें यह सरलता से त्याग देते हैं। सरलता से इनका क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं, है ना। और त्याग कर क्या बना लेते हैं? धनायन बना लेते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया जो धनायन बनाते हैं वो धातु होते हैं। तो इस कारण से ये जो संक्रमण तत्व होते हैं वो धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखना सभी संक्रमण तत्व धात्विक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें ये सरलता से त्याग देते हैं और धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा पॉइंट हुआ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों हमारा परमाणविक त्रिज्या। क्या है हमारा? परमाणविक त्रिज्या। तो दोस्तों परमाणविक त्रिज्या को समझने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको आप समझिए। दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल है आपकी, ठीक है। अब आपको पता ही है दोस्तों इस पीरियोडिक टेबल में ये जो है वो एस ब्लॉक है, ये जो आपका दिख रहा है इधर से इधर तक ये पी ब्लॉक है, और ये जो बचा हुआ है इधर से लेकर इधर तक का जो है वो डी ब्लॉक है। मतलब ये दोस्तों आपको ये डी ब्लॉक के तत्व में जो बीच में है एस और पी के वो डी ब्लॉक का तत्व है। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आपको इतना तो पता है कि जब हम आवर्त में, आपको पता है आवर्त कितने हैं? 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त हैं, ठीक है। अब आवर्त में दोस्तों आप बाएं से दाएं जाते हो, जब यहाँ से यहाँ की ओर जाते हो तो आपको पता है जो परमाणविक त्रिज्या होती है वो परमाणविक त्रिज्या घटती है। परमाणविक त्रिज्या क्या होती है? घटती है, इतना आपको पता है। अब परमाणविक त्रिज्या केवल आवर्त में घटती है, बाकी जो आयनन ऊर्जा हुई, कौन सी ऊर्जा हुई? आयनन ऊर्जा हुई, है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता हुई, ऋण विद्युता हुई, ये सब चीजें यहाँ से यहाँ की ओर क्या होती हैं? बढ़ती हैं। ये चीज आपको पता है क्योंकि दोस्तों आप 11th में सीख कर आए हो और मैंने अभी भी आपको 7 यूनिट में बार बार ये चीज आपको समझा कर रखी है, ठीक है। तो परमाणविक त्रिज्या
आवर्त में घटती है और बाकी जो जितना भी सब होता है वो सब बढ़ता है। क्लियर है कहानी। अब इसी को पॉइंट बनाना है और आपको समझना है। अब देखना, ये S है, ये D है और ये क्या है P। ठीक है, अब हम परमाणविक त्रिज्या का पॉइंट बना रहा है, समझना आप। ठीक है, परमाणविक त्रिज्या घटती है। ठीक है, तो आप ये बताओ D कहाँ है, बीच में, S इस तरफ और P इस तरफ। क्लियर है कहानी। तो आप हमें ये बोल सकते हो, क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो D ब्लॉक के तत्वों की परमाणविक त्रिज्या है वो S ब्लॉक के तत्वों से अधिक होती है कि कम होती है? बोलो। देखो, अब यहां से यहां की ओर जा रहे हैं तो परमाणविक त्रिज्या घट रही है, तो सबसे ज्यादा किसकी? S की। उससे कम किसकी? D की। और उससे कम किसकी? P की। होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो जो D ब्लॉक के तत्वों की जो परमाणविक त्रिज्या होती है वो S ब्लॉक के तत्वों से कम होती है, S ब्लॉक के तत्वों से कम होती है। और जो P ब्लॉक के तत्व हैं, इन P ब्लॉक के तत्वों से इसकी जो परमाणविक त्रिज्या है वो अधिक होती है। कारण, क्योंकि ये S के बाद में आते हैं और P के पहले आते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझो इस पॉइंट को। तो दोस्तों हमारा पॉइंट है ये परमाणविक त्रिज्या। तो संक्रमण तत्वों की जो परमाणविक त्रिज्या होती है वो S, यहाँ S लिखा है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, S लिखा है, S ब्लॉक के तत्वों से कम होती है एवं P ब्लॉक के तत्वों से अधिक होती है। पॉइंट आपको मैंने पूरा समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट हमारा दोस्तों आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो दोस्तों जो संक्रमण तत्वों का जो आयनन विभव होता है वो S ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है जबकि P ब्लॉक के तत्वों से कम होता है। इसका भी मैंने कारण बताया है, चाहे तो मैं एक बार और इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, आप समझ लो। ठीक है, अब आयनन विभव तो दोस्तों क्या होता है, जो आयनन विभव होता है वो आवर्त में क्या होता है, बढ़ता है। ये S हुआ, ये D हुआ और ये P हुआ। अब ये बढ़ रहा है तो सबसे कम किसका? S का, उससे ज़्यादा किसका? D का, और उससे ज़्यादा किसका? P का। अब ये बढ़ रहा है तो जो D ब्लॉक का आयनन विभव है वो S ब्लॉक से क्या होगा? अधिक होगा। और P ब्लॉक से क्या होगा? कम होगा। क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, तो ये S के बाद में आ रहा है और P के पहले आ रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप क्लियर करके रखना। चलो ठीक है, अब हम इसका पॉइंट आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखो, संक्रमण तत्वों का आयनन विभव S ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है और P ब्लॉक के तत्वों से कम होता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों हमारा अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों क्रियाशीलता। क्या बोला मैंने? क्रियाशीलता। समझो आप क्रियाशीलता। तो दोस्तों आपने देखा होगा संक्रमण तत्वों को, आपने बहुत कम संक्रमण तत्वों के यौगिक देखे होंगे। आपने एक कॉपर का यौगिक देखा होगा, है ना, एक आयरन का यौगिक देखा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा होगा तो जिंक का यौगिक देखा होगा। और आपने किसी तत्वों के यौगिक नहीं देखे होंगे क्योंकि बहुत कम यौगिक बनाते हैं, और कम यौगिक बनाने का कारण यही है कि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट आता ही है। साथ में दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि संक्रमण तत्व कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो संक्रमण तत्व कम क्रियाशील होते हैं, उसमें भी आपको यही पॉइंट लिखना, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले समझा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों संक्रमण तत्वों की क्रियाशीलता कम होती है। संक्रमण तत्वों की जो क्रियाशीलता होती है वो कम होती है, कम क्रिया करते हैं। क्यों? तो दोस्तों इसके दो या तीन कारण हैं, है ना, उसको समझो। देखो, पहला कारण तो ये है कि इनका जो आयनन विभव है वो अधिक होता है। मैंने अभी आपको बताया है संक्रमण तत्वों का जो आयनन विभव है वो अधिक होता है, डी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है। आप खुद देखा अभी आपने, डी ब्लॉक के तत्वों से संक्रमण तत्वों का आयनन विभव क्या होता है, सॉरी दोस्तों, एस ब्लॉक के तत्वों से संक्रमण तत्वों का जो आयनन विभव है वो अधिक होता है। अभी आपको मैंने बताया, बिल्कुल बताया। ठीक है, तो इनका आयनन विभव अधिक होता है जिससे यह सरलता से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते। देखो, आयनन विभव अधिक है तो नाभिकीय आवेश भी क्या होगा? अधिक होगा। अब जब नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं। अब इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे तो भाई ये किससे क्रिया करेंगे? किसी से क्रिया नहीं कर पाएंगे। अब हमारा ही एग्जाम्पल लिख लो भाई, ये हम 24 घंटा हमारे घर में बंद रहते हैं,
तो हमें कोई पहचानेगा, हम किसी को पहचानेंगे नहीं ना। तो उसी प्रकार इनका जो आयनन विभव अधिक होता है तो नाभिकीय आवेश अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते। अब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते तो ये किसी से क्रिया नहीं करते। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण, इनकी परमाणविक त्रिज्या कम होती है। तो बिल्कुल आपको सही पता है दोस्तों, एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनकी परमाणविक त्रिज्या कम होती है। आपको बताया था मैंने, अभी समझाया। तो कम होती है, जिससे नाभिक का आकर्षण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर अधिक होता है। वही चीज हो गई। अब इलेक्ट्रॉन त्रिज्या कम होती है तो नाभिक का आकर्षण अधिक होगा। अब नाभिक का आकर्षण अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे तो किसी से क्रिया नहीं करेंगे, तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षण इलेक्ट्रॉन पर अधिक होता है और सरलता से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते, ये कारण हो गया। तीसरा कारण दोस्तों ये है, इनके आयनों की वियोजन क्षमता। मतलब जो आयन होते हैं इनके, जैसे Fe आयन हुआ, Cu आयन हुआ, है ना, और भी जितने भी आयन होते हैं, इनके आयन जल योजन, इनके आयनों की जो वियोजन क्षमता होती है, या फिर हम कहें कि जल में इनको घोलें तो इनके घुलने की क्षमता होती है, वो कम होती है। भाई आप खुद पता है, जैसे लोहा को आप जल में डाल दो तो वो घुलेगा क्या, बिल्कुल नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो मतलब इनकी जल योजन क्षमता, जल में घुलने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। अब जल में घुलने की क्षमता कम होती है तो ये घुलते नहीं है। अब घुलते नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते, और इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते तो यौगिक नहीं बनाते। तो ये हमारा तीसरा कारण हुआ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो उसको समझ लो, है ना। क्वेश्चन आएगा, संक्रमण तत्वों की क्रियाशीलता कम होती है क्यों। तो आपको यही लिखना है, संक्रमण तत्वों की क्रियाशीलता कम होती है, इसके निम्न कारण है, और ये तीनों कारण आप लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 2 कारण लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट हम देखते हैं, है ना। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है गलनांक क्वथनांक। तो अगला पॉइंट गलनांक क्वथनांक। तो दोस्तों आपको इतना तो पता है कि जो संक्रमण तत्व हैं धातु होते हैं, और आपको पता है कि जितनी भी धातु होती हैं वो ठोस होती हैं, जितनी भी धातु होती हैं वो ठोस होती हैं। और आपको ये चीज़ पता है, ठोसों का जो गलनांक क्वथनांक है वो सबसे अधिक होता है, उससे कम द्रव का, उससे कम किसका, गैस का। तो ये सभी जो संक्रमण तत्व हैं वो धातु हैं, और धातु ठोस होती हैं, तो ठोस होने के कारण इनका जो गलनांक क्वथनांक है वो अधिक होता है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला पॉइंट दिखाते हैं दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है ऑक्सीकरण अवस्था। अब दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों। तो ये मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले तो आपको मैं ये बता रहा हूँ संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है। ठीक है, तो दोस्तों जो जितने भी संक्रमण तत्व हैं वो सभी संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 याद कर लें तो ये फिक्स है, नहीं। 3 याद कर लें तो ये फिक्स है, नहीं। कभी ये 2 करेंगे, कभी ये 3 करने लगेंगे, कभी ये 4, ये कभी 5। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं उसको बता रहा हूँ, समझो। देखो, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके ns ऑर्बिटल के साथ साथ n-1 d ऑर्बिटल में, अब समझना, आपको पता है संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, बोलो होते हैं। तो अंतिम कोश उसका डी तो होना ही होना है भाई, है ना, तो होता है डी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, इनका जो अंतिम को एस होता है, एस भी होता है और डी भी होता है। तो इनका जो एस होता है और जो इनका डी होता है ना, उसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या, तो दोस्तों आपको जैसे समझो, आप समझना, जैसे मान के चलो डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, है ना। तो दोस्तों जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और ये डबल इलेक्ट्रॉन होती हैं, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो इनके एस में, मतलब ये एस है और ये डी है, तो इनके जो एस होता है उस एस में और जो डी होता है उस डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्या हो गए, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, जो कम ऊर्जा में अयुग्मित हो जाते हैं, मतलब जो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं इनको यदि कम ऊर्जा लगा दी जाए, कम ऊर्जा दे दी जाए, तो ये भी कैसे हो जाएंगे, अयुग्मित हो जाएंगे, है ना। अयुग्मित हो गए। अब अयुग्मित हो गए तो भाई कोई भी सोचता है कि हम युग्मित रहें,
कोई भी सोचता है कि हम जोड़े में रहें, हमेशा ये सोच रहती है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपना जोड़ा बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्याग देंगे, और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो बंध होता है उस बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेंगे, है ना। अब जैसे मान के चलो किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देकर बंध बन रहा है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाएंगे, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन देकर बंध बन रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना लेंगे। जब 1 देकर बंध बनाएंगे तो संयोजकता क्या हो जाएगी, 1+, 2 दे के बनाएंगे तो 2+, और कभी 3 की जरूरत है किसी को तो वो 3 देकर बंध बना लेते हैं तो 3+ हो जाएगी। 4 दे के बनाएंगे तो 4+, 5 दे के बनाएंगे तो 5+, और 6 दे के बनाएंगे तो 6+। तो इस प्रकार से ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं और बंध निर्माण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ही इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था होती है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो फिर से इसका पॉइंट आप समझ लो, है ना। तो संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ns ऑर्बिटल के साथ साथ n-1 d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व कुछ युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कम ऊर्जा में अयुग्मित हो जाते हैं, जिन्हें यह त्याग कर बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। फलस्वरूप यह परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये तो आपको कारण मिल गया दोस्तों। अब दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है वो आता है, संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों। तो बस आपको कुछ नहीं, यही चीज जो मैंने आपको समझाई है वही लिखना है। आपको लिखना है संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जो मैंने पूरा आपको समझाया है ये सब आपको पूरा आपको लिख देना है। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैंने आपको पूरी वीडियो में आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करता कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।